कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इसबेला जैस्पर। मसीही शादी एक पाक साक्रामेंट है जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने का ना सिर्फ मुआहदा करते हैं बल्कि जब तक वो जिंदा हैं एक दूसरे के साथ दुख सुख में वफादार रहने का अहद भी करते हैं। आज की प्रोग्राम का मौजू है कामयाब ख़ानदानी ज़िंदगी कौन सी है। जी हमारे कहने का मकसद ये है कि ख़ानदानी ज़िंदगी कामयाब कौन सी है, क्योंकि शादियां जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो मिलकर शादियां जो हैं वो तरतीब देते हैं। तो जैसे कि अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, फिर रिश्तेदारों के अंदर जो शादियां होती हैं या गैरों में भी शादियां होती हैं। फिर इसके अलावा मैरिज ब्यूरो के ज़रिए शादियां होती हैं, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए शादियां होती हैं। तो आज हम अपने पार्टिसिपेंट से जानेंगे कि कौन सी शादी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और कौन सी शादियां जो हैं वो ज़्यादातर कामयाब हैं। आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनमें है मिस्टर एंड मिसेस अशकनाज खोखर। हमारा दूसरा जोड़ा जो है वो है मिस्टर एंड मिसेस नदीम सैमुअल साहब। हम आपको अपने प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ में खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर अशकनाज, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अरेंज मैरिज किस हद तक कामयाब है। हम देखते हैं कि हमारे बड़े जो हैं मेरे वालिद साहब ऑलमोस्ट ही इज़ गोइंग टू बी 50 साल उनकी शादी की सालगिरह मनाने को जा रहे हैं। तो उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। दीगर लोग देखते हैं हमारे दादा या हमारे ख़ानदान में हमारे चाचा ताए वगैरह उनकी सबकी अरेंज मैरिज हुई। तो एक पुराने ज़मानों में बात करें पिछले दौर में तो वहाँ पर एक अरेंज मैरिज जो थी एक कामयाब स्ट्रक्चर था, क्योंकि जिसमें आपके माँ बाप या आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देखते थे, लड़की पसंद करते थे या लड़की वाले लड़के को पसंद करते थे। तो एक कामयाब तरीक़ाकार था जो कि उस दौर की नीड थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो आज का दौर है, अगर मैं दौर हाज़िर की बात करूं तो आज का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा है और बासलाहियत है, उसको सोचने की सकत है और वो हॉस्टल लाइफ गुजारता है, यूनिवर्सिटी जाता है। इस तरीके से लड़कियां जो हैं वो बाहर की ज़िंदगी में जाती हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी इंजॉय करती हैं। तो उनके पास इस हद तक सकत होती है कि वो अपने लिए पार्टनर की चॉइस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि माँ बाप को जो है जब उनको अपना कोर्स चुनने की इजाज़त आप देते हैं कि कौन सा कोर्स स्टडी में आप करेंगे या किस प्रोफेशन के अंदर आप जाएंगे, तो एक ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन है जो कि विद कंसेंट ऑफ फैमिली होना चाहिए। आपके बड़ों का इसमें कंसेंट होना ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए चॉइस जो है वो कपल्स को दी जाए, मतलब लड़की और लड़की को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने लिए इंतखाब कर सके, एक दूसरे का इंतखाब कर सके। लड़के को भी इजाज़त होनी चाहिए और लड़की को भी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि शायद आज के दौर के अंदर अगर आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने एक बंद माहौल के अंदर रखे हुए जहाँ पर वो आपकी सुनते हैं या आपकी बहुत ज़्यादा ताबेदारी के अंदर हैं, या आपको लगता है माँ बाप को फ़ील होता है कि वो उनकी सलाहियत ये इस काबिल नहीं है कि वो अपने लिए कोई बड़ा फ़ैसला कर सकें, तो उनको ख़ुद से ये फ़ैसला करना चाहिए। अदरवाइज़ दैट इज़ अ पार्ट एंड विद द समवन हु इज़ गेटिंग मैरिड, तो उसको चॉइस होनी चाहिए। बिल्कुल अशकनाज भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पहले दौर में ज़्यादातर शादियां जो होती थी वो अरेंज मैरिज ही होती थी, लेकिन ज़माना जो है वो तब्दील हो गया है। तो अगर अरेंज मैरिज भी हो तो जैसे आपने कहा है कि लड़के और लड़की की जो रज़ामंदगी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे भी अगर हम देखें तो जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके कपड़े माँ बाप ख़रीदता है, उसको पहनाता है और बच्चा कोई इतराज़ नहीं करता है कि मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, नौजवान हो जाता है, तो वो फिर फरमाइश करता है कि मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। तो मैं समझता हूँ कपड़े तो एक साइड की बात है, बहुत मामूली सी बात है। तो ये जो शादी का फ़ैसला होता है ये तो ज़िंदगी का फ़ैसला होता है, और पूरी ज़िंदगी जिससे शादी करनी है तो हमारा जो मसीही अकीदा है ये साक्रामेंट है, तो हम पूरी ज़िंदगी के लिए अहद करते हैं जैसा कि इसबेला ने इंट्रो में कहा। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि बेशक अरेंज मैरिज हो
लेकिन लड़की और लड़के की जो है वो राय बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मासी ने कह दिया ये तो जब पैदा ही हुआ था तो मैंने इसे मांग लिया, ठीक है, तो अब शादी करो वरना रिश्ता तोड़ो। तो मेरा ख्याल है कि ये अब जो बातें हैं ना पुरानी हो गई हैं। ऐसी ज़िद्दों में हमें बच्चों की ज़िंदगी जो है बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि लड़के और लड़की की राय लेके अगर शादी करें तो मेरा ख्याल है अरेंज मैरिज भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपने बात की कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप जो है अपनी पसंद से उन्हें जो कपड़े खरीद के देते हैं, वो कपड़े तो अपनी एक बात है ना कि ज़रूरत की बात है, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और अगर ये लिबास अपनी मर्ज़ी का हो तो मेरा ख्याल है फिर भी एक उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। लेकिन ये जो अज़दवाज का रिश्ता है, इसमें कोई भी कैथलिक कलीसिया के मुताबिक कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो अरेंज मैरिजेस भी अपनी जगह पे हैं, लव मैरिज भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनका बहुत ध्यान रखना है। हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के साथ वफादारी रहनी रहना। है। अच्छा, ये फिर हम पूछ लें मिसिज अशकनाज से पूछते हैं, जैसे उन्होंने अरेंज मैरिज का बताया, तो मोस्टली शादियां जो हैं वो लड़के और लड़की की पसंद से भी होती हैं, मोहब्बत की शादियां होती हैं जिसे हम लव मैरिज कहते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगी, वो किस हद तक कामयाब रहती हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कैथोलिक टीवी पाकिस्तान की, और आपके भी कि आप लोगों ने हमें इस सेंसिटिव मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया। जहाँ तक मौजू की बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी की कामयाबी का इन्हिसार बिल्कुल भी इस चीज़ पे नहीं है कि वो एक अरेंज मैरिज है या वो एक लव मैरिज है या वो फैमिली के अंदर हो रही है या आउट ऑफ फैमिली हो रही है। शादी को कामयाब बनाने के लिए अगर हम बाइबल की रोज़ से देखें तो खुदा कहता है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक अहद है, और उस अहद में खुदा जो है बज़ाते खुद गवाह होता है। तो जब हम एक अहद खुदावंद की मौजूदगी में हम बांधते हैं अपने चर्च में इतने लोगों की मौजूदगी में, तो मेरा ख्याल है कि हमें शादी की कामयाबी जो है उसकी बात हमें बाइबल की रूह से करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले ये है कि यकसा ईमान होना चाहिए कपल्स का। इसमें बाइबल ये कहती है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। मतलब शादी जो है वो एक दूसरे को इस लिहाज से देखकर होनी चाहिए कि किस हद तक हमारा खुदावंद पे ईमान है। और दूसरी चीज़ जो है वो होती है अहद और वफ़ादारी। वफ़ादारी शादी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा को जो है खुदा फरमाता है कि मैं तलाक़ से बहुत ज़्यादा बेज़ार हूँ, और मैं उन लोगों से भी बेज़ार हूँ जो जवानी में अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। तो तलाक़ जो है वो खुदावंद का नापसंदीदा फ़ेल है। दूसरा जो मेरा ख्याल है शादी की कामयाबी में जो चीज़ काम करती है, जो चीज़ काम करती है वो है वफ़ादारी और अहद। हम किस हद तक अपने पार्टनर के साथ वफ़ादार हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है मसीह जैसी मोहब्बत। अब देखें, मसीह ने हमारे साथ ऐसी मोहब्बत रखी जैसी वो अपनी कलीसिया से करता है। और बाइबल हमें बताती है मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत साबर है, मोहब्बत माफ़ कर देती है, मोहब्बत जो है वो शेखी नहीं मारती। और जब हमें बाइबल मोहब्बत के बारे में ऐसी चीज़ें बताती है तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इन तीन चीज़ों को अपनी शादियों में रखें, चाहे वो अरेंज मैरिज है, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो इन फैमिली है, आउट ऑफ फैमिली है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी शादियां जो हैं ना वो डेफिनेटली कामयाब होंगी। और दूसरी चीज़ जो मैम ने बात की कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो मोहब्बत से भी पहले आती है। तो रिस्पेक्ट जो है वो किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और ईगो को कभी भी इस रिश्ते में ना लेके आएँ। ईगो आपके इस रिश्ते से कभी भी बड़ी नहीं है। ये रिश्ता बहुत बड़ा है और खुदावंद का अहद है। हम खुदावंद की मौजूदगी में ये अहद बांधते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इन सब चीज़ों को अपने रिश्ते में रखें, ईगो को हटा दें और एक दूसरे को अपनी मतलब एक दूसरे की इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि शादियां कामयाब होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे आपने सारी बिब्लिकल बातें की हैं शादी के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया का दुल्हा कह के इस रिश्ते की
और अहमियत को जो है वो उजागर किया है, बढ़ाया है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शादी लव की हो, शादी रेंज हो, लेकिन शादी में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है प्यार, मोहब्बत, वफ़ादारी अगर हो तो सारी शादियां कामयाब हो सकती हैं। मिसेस नदीम, रिश्तेदारों में जो शादियां की जाती हैं वो किस हद तक कामयाब होती हैं? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रिश्तेदारों में शादियां हों या बाहर हों या लव मैरिज हो या लोग भाग के भी शादियां कर लेते हैं, बच्चे हमारे ऐसे भी हैं कि भाग के भी कर लेते हैं। अगर तो अपने मज़हब के अंदर कर रहे हैं तो वो भी कामयाब है, और मज़हब के बाहर कर रहे हैं तो वो जलील होते हैं, ख्वार होते हैं। और अगर माँ बाप शादी करते हैं, अगर एक बाप ने या माँ ने जब गोद में लिया होता है, बच्चों को पालते हैं, उनको उंगली पकड़ के स्कूल का रास्ता दिखाते हैं, तब बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता होता। उसको रास्ता भी दिखाने वाला बाप होता है और माँ होती है। घर की जो दरसगाह में माँ एक दरसगाह देती है, तालीम देती है उसको, पहली तालीम उसकी शुरू होती माँ की गोद से। और जब वो माँ की गोद से तालीम क्या वो माँ बाप फैसला गलत करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छाई चाहते हैं, बुराई कभी भी नहीं चाहते। हाँ, अगर कभी उनसे गलत फैसला हो जाता है तो अगर हमारा मसीह हमें माफ़ करता है, हमें भी अपने पेरेंट्स को माफ़ करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उस रिश्ते को ख़राब करना चाहिए। उसको मोहब्बत में, अखलाक से, उसको अहद, जैसे हमारी बहन ने कहा कि अहद बांधा जाता है तो उस अहद को कायम रखना चाहिए। जब हमारा निकाह होता है, हम चर्च में जाते हैं तो हमसे एक बाइबल के ऊपर अहद लिया जाता है और उसमें कहा जाता है, ए बीवियों अपने शोहरों की ताबिया रहो, और शोहरों के लिए भी यही बात कही जाती है। तो हमें एक दूसरे का ताबिया होना चाहिए, ना कि माँ बाप के रिश्ते को कि इन्होंने क्यों कर दिया, हमें तो पसंद नहीं था, हम मजबूरी बैठे हुए। नहीं, इस बात को नहीं लेना इस बात को कि खुदा ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान रखा हुआ है, क्योंकि हमारे प्लान से, हमारे पेरेंट्स से प्लान से पहले खुदा प्लान कर चुका था हमारे लिए। लेकिन हम उसके प्लान पे जब चलते हैं तो कामयाब होते हैं, जब नहीं चलते तो हम जलील होते हैं। बिल्कुल। अब आपने जो बात की है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। जो बात आपने पहले की है कि कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, वो भाग के भी शादी कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इस बात के लिए बच्चों को भी समझना चाहिए और माँ बाप को भी समझना चाहिए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन बने ही ना। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये एक पाक साक्रामेंट है तो फिर इसको पाक ही रहने देना चाहिए। जब हम अदालत में चले जाते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं, तो फिर हम इस साक्रामेंट की इज़्ज़त नहीं करते बल्कि उसको पामाल करते हैं। अच्छा सर। तो बच्चों को भी इस बात को समझना है और पेरेंट्स को भी इस बात को समझना है कि अगर आपका बच्चा बज़ीद है कि मैंने शादी करनी है, जैसे कि आपने कहा कि ना हमवार जुए में ना जोतो, तो अगर वो मुनासिब है तो कर देनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती तो फिर बच्चे को समझाना चाहिए। अच्छा, मैं बात करना चाह रही थी कि आपने जिक्र किया कि भागकर शादियां कर लेते हैं, आपने भी जिक्र कर दिया कि भागकर शादियां हो जाती हैं, फिर वो 2-4 साल के बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो वो वेडिंग एनिवर्सरी लिखते हैं। तो मतलब ये बात देखें, कहाँ अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हमने भाग की शादियाँ की, और अपने उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करेंगे? क्या उनके बच्चों को कल को पता नहीं चलेगा कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे शादी की? तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, और माँ बाप को, चर्च को, अपने बुज़ुर्गों को बीच में मशवरा के लिए, इस्लाह के लिए शामिल कर लेना चाहिए, और थोड़े अपने जज्बात को, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें, और मेरा ख्याल है सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, दुरुस्त सिम्मत में हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके मैच मेकर्स और आपके पेरेंट्स कभी गलत फैसला आपके लिए कर दें। क्योंकि चर्च जो है, जब आप बाइबल के ऊपर हाथ रख के आप इकरार करते हैं, अहद करते हैं, तो मैम ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप खुदा को गवाह जानते हैं। अब ये ना समझे कि शायद जो हमारे पेरेंट्स ने कर दी गलत है या मेरे लिए गलत हो गया, कभी भी ऐसा नहीं होता। जो खुदा के प्लान है
वो हमारे प्लान से बहुत ऊपर है। तो उसकी मर्ज़ी को जाने और उसकी रहनुमाई में चले। आगे अपने ध्यान को ना थोड़ा अपनी सिमत को चेंज करें कि आगे जो बच्चे आने वाले हैं उनकी हम बेहतर तरबियत करें और मिसाली ख़ानदान बन। जी नदीम भाई, बात हुई रेंज मैरिज की, लव मैरिज की, रिश्तेदारों में शादियों की, तो अब बात करेंगे कि जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, कहाँ रिश्ता किया है, कहते हैं अपने हैं कि कोई गैर हैं, ओबड़ हैं। गैर तो जब बेटी आप दे देते हैं या बेटा दे देते हैं तो वो गैर तो रहते नहीं हैं। तो जब ऐसी शादियां होती हैं तो उनके क्या रिज़ल्ट्स होते हैं, उनके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं? पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस खुदावंद का कि जिसने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे बैठें और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है या मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, शादी। कैथलिक टीवी का शुक्रिया, जसवा साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इस मौजू को लेके हम आपके साथ डिस्कस करें। जैसा कि बहुत सारी बातें डिस्कस हुई रेंज मैरिज पे, लव मैरिज पे, और अब जो बात आई है वो आई है ख़ानदान से बाहर जो शादियां करते हैं वो। अच्छा, इसमें चंद चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जब हम, पहली बात तो ये कि वही कि ये जो जोड़े बनते हैं ना वो ऊपर से बनते हैं, चाहे वो ख़ानदान में हो, चाहे बाहर हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे रेंज मैरिज हो, कैसे हो। अब इन सब में जो है ना वो हर जगह पे एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी हमें, ठीक है। सबसे पहले ये है कि जब हम बाहर शादियां करते हैं ना, वो भी लाजम, मतलब पहले जैसे अशनाज भाई ने बोला था कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो थे ना वो शादियां करते थे, किसी के थ्रू पैगाम भेजते थे, किसी की लड़की पसंद आ गई तो कह दिया कि यार ज़रा देखना ये हमें बेटी पसंद है या हमें बेटा पसंद है तो इसकी ज़रा बात करना। ये बात कर रहा हूँ मैं जो ख़ानदान से बाहर होती हैं या गैरों में शादी होती है उनकी। अपने जो होते हैं उसमें तो वो अपनी बात कर लेते हैं, हाँ भी ठीक है जी हमारी बेटी या बेटा आपस में है तो दिस एंड दैट। जब ख़ानदान से बाहर शादियाँ होती हैं तो उसमें बड़े सोच समझ के फ़ैसले करने पड़ते हैं, क्योंकि वो हम एक दूसरे को नहीं जानते, ना वो हमें जानते हैं, ना हम लड़की को जानते हैं या ना हम लड़के को जानते हैं, ना उसके वालिदैन को जानते हैं या ना वो हमें जानते हैं। जब इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं ना तो उसमें पहले एक टाइम स्पैन देना पड़ता है दोनों फैमिलीज़ को। अगर कोई हमें कह भी देता है कि हमारे बेटे के लिए बेटी को देखो, तो जब बात शायद चलती है तो उसी लिए वो टाइम लेते हैं उसमें कि हमें थोड़ा सा टाइम दे सोचने का, देखने का। उसके बाद वो फर्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है मंगनी की। मंगनी में क्या होता है जी कि लड़के को भी टाइम मिल जाता है, लड़की को भी टाइम मिल जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ गैरों की, आपस में भी होता है, लेकिन गैरों में ज़्यादा इस चीज़ को समझा जाता है कि आपस में लड़के लड़की की, दोनों ख़ानदानों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो शादी, चाहे बात मैं कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग की, ये उतनी देर तक कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चाहे वो रेंज हो जाए, लव मैरिज हो जाए, ख़ानदान में हो जाए, ख़ानदान से बाहर हो जाए, ना सिर्फ लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग होती है बल्कि ख़ानदानों की भी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। बात का ये होता है कि लड़के लड़की की तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ख़ानदानों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती बन पाती। वो ये होता है जी, वो फिर कोई उधर से कह देता है लो जी ताड़ा मुंडा ते इंज, तो उधर से कह देते हैं लो जी ताड़ी कुड़ी इंज, हालांकि वो दोनों आपस में बड़े सही चल रहे होते हैं, ठीक हो। और बास का तो ऐसा होता है कि ख़ानदानों की बड़ी अच्छी बनती है लेकिन आपस में नहीं बन पाती। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लैशेस कर जाती हैं कि लो जी आपने हमारा ख़ानदान से बाहर किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है, अब आप ज़िम्मेदार हो। वो फिर बात ले आते हैं माँ बाप पे, जो कि मेरे ख्याल में गलत है। क्यों? जब तक आपको मौका मिला था पूरा, मंगनी का मकसद ये होता है आजकल जिसे हम एक और नाम दे देते हैं रिलेशनशिप का, कि जी हम रिलेशनशिप में रह लेते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ओके, वरना गुड बाय टाटा, रूटीन में जैसे आजकल ऐसा चलता है, ठीक है। मेरे ख्याल में जब ख़ानदान से बाहर शादी करते हैं तो इन पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगला ख़ानदान किस तरह का है, लड़की किस तरह की, ना तो ज़ाहिरी खूबसूरती पे जाएं, ठीक है, ना ही उनकी दौलत पे जाएं, ना किसी चीज़ पे जाएं। बाज़ का तो आजकल ऐसा होता है जी फ़लाँ लड़का है, उसका कारोबार बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, लड़का चाहे निकम्मा हो, और लड़की बहुत प्यारी है, या लड़की बहुत अच्छी है, उसके पास कोई हुनर ही ना हो, कुछ भी ना हो, आजकल जो चीज़ नहीं है उसके पास। एग्जैक्टली। अच्छा नदीम भाई, मैं जो आपकी बात को समझा हूँ वो ये है कि ऐसी शादियों में जो सबसे ज़्यादा
प्रेशर आता है ना, वो लड़की और लड़के पे आता है। ये भी उनको मशवरा देना चाहूँगा जिनकी ऐसी शादियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर ख़राब जो होती हैं ना, वो इसी बात पे होती हैं कि तेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, और लड़का भी इसी तरह कहता है, लड़की भी इसी तरह कहती है, और ये डिबेट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ जाती है। तो जो ऐसी शादियां होती हैं, तो उन बहनों को, भाइयों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि वो बाकी जो पेरेंट्स ने किया है नहीं किया है उसको एक साइड पे रखें। जिस मकसद के लिए वो इकट्ठे हुए हैं उसको अपने आप में अफजल समझें कि उन्होंने शादी की है, पाक बंधन में बंधे हैं, उस बंधन की लाज रखनी है, ना कि माँ बाप को लेकर उसकी डिबेट करनी है। तो मेरा ख्याल है कि बेशक गैरों में भी शादी हो तो ये कामयाब हो सकती है। असल जो समझने की बात ये है कि शादीशुदा जोड़ा जो है वो अपने रिश्ते को समझे कि हम इस शादी के बंधन में जो बंधे हैं वो क्यों बंधे हैं, ठीक है, हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और शादी का मकसद क्या है। मिस्टर अशनास, आजकल रिश्ते करवाने के लिए बहुत सारे ऑफिस जो हैं वो खुल गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग रिश्ते करवाते हैं, मैच मेकर्स हैं, तो वो सही कर रहे हैं या उनके करवाए हुए रिश्ते बहुत हद तक कामयाब हैं? मैं कहता हूँ मैरिज ब्यूरो आजकल के जो पेरेंट्स हैं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, आपको पता है मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही हैं, और उनकी जो सोशल लाइफ वो बहुत कम हो चुकी है, महदूद हो चुकी है। और शायद बहुत सारे कपल्स इसको महदूद इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अपनी मुआश के अंदर इस कदर बिज़ी हो चुके हैं कि वो काम से आते हुए घर तक महदूद हो जाते हैं। ना उनकी चर्च के अंदर इतनी एफिलिएशन है और पैरिशेस के अंदर इस हवाले से कोई काम नहीं हो पा रहा, तो लोग जो हैं वो मैरिज ब्यूरो का, मैच मेकर्स का सहारा लेते हैं, जो कि सम हो वेरी गुड ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास ना होने से बेहतर कुछ ना कुछ होना, तो वो जो मैच मेकर थे आपके लिए एक ऑप्शंस ढूंढ के लाते हैं कि अच्छा आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने नर्सिंग की हुई, तो इनके लिए हमें पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, मेल नर्स चाहिए, डॉक्टर का रिश्ता है, कोई इंजीनियर है, कोई, मतलब आप इस तरीके से एक मैच बनाते हैं। और एक तरीकाकार ये है जो हमारे अक्सर, मैं कैथलिक चर्च के अंदर एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि लोग मनाज साहिबान से या हमारे प्रीस्ट से या समहाउ सिस्टर से रब्ता करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए दुआ करें, हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ मुझे किसी और फैमिली ने, उनका बेटा है जिसने ये किया और आपकी बेटी ये है, तो अगर आप चाहते हैं देखना तो हम इसके लिए मैच मेकिंग का काम कर सकते हैं। एंड दे आर चार्जिंग नथिंग, वो एक पाक साक्रामेंट में लोगों को बांधने के लिए काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैच मेकर का ऑफिस होना, ब्यूरो होना, वो दैट इज़ अ प्रोफेशनल ड्यूटी, समवन इज़ डूइंग, लाइक आप, मैं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जी बाजी, आप क्या कहेंगी? आजकल सोशल मीडिया पे भी शादियां हो जाती हैं, सोशल मीडिया पे ही लोग एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो ऐसी शादियां कामयाब हैं? इसका फ़ायदा है या नुकसान है? सोशल मीडिया, मैं तो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझती। ठीक है, सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं हमारी यंग जनरेशन पे। मतलब हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाया जाता है कि शादी जो है एक बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ है, शादी के बाद आप हवाओं में उड़ेंगे, शादी के बाद जो है ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, हम जो है पूरी दुनिया फ़तह कर लेंगे। ऐसा नहीं है, शादी इज़ अ प्रीटी टफ थिंग। शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं पता पहले इस पे इनिशिएटिव लिया गया है कि नहीं लिया गया, लेकिन अभी जो है मेरा ख्याल है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वालिदैन को एजुकेट करने की ज़रूरत है, फिर हमारी यंग जनरेशन को एजुकेट करने की ज़रूरत है। वालिदैन को ये चाहिए, जैसे माँ की, कहा जाता है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, तो जो माँ है जो बच्चे को सिखाती है वो ही होल लाइफ बच्चा जो है अपने साथ लेके चलता है। तो बच्चों को खुदारा ज़हनी और फ़िज़िकली उन्हें अपाहज ना बनाएं, अपने बच्चों को जो है शुरू से ही सिखाएं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिखाएं, बच्चों को सिखाएं कि आपको जो है जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, जो है बच्चों के इस काबिल बनाएं कि वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी जिस फेज़ से वो गुज़र रहे हैं डेवलपमेंटल फ़ेज़ में से, जो उन पे ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को वो खुश उसलूबी से अंजाम दें। ये नहीं कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करी जा रहे हैं। एक पैम्पर बच्चा जब एक शादी के बंधन में बंधता है और जब उस पर ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन ज़िम्मेदारियों को कैरी करना।
तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं साथ साथ जो है उनकी एजुकेशन की जाए, बच्चों को जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। और जो है ना, मेरा ख्याल है इस तरह शादियाँ कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि ये नहीं है कि एक लड़की ही एफ़र्ट करे शादी में तो शादी कामयाब होती है, लड़के को भी उतना ही इनपुट देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा अशकनाज़ ने बात की कि ज़हनी हम आहंगी की, तो मैं इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ़ करूँगी। ज़हनी हम आहंगी ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। दो डिफरेंट लोग भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बात यह है कि आप उसके बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करें, वो आपके बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करें। जहाँ पे आपका इख्तलाफ़ हो रहा है वहाँ पे आप खामोश हो जाएं, बजाय आप ये कि आप उस चीज़ को बढ़ावा दें या उस चीज़ को खींचते जाएं। नहीं, ठीक है, हर बंदे का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हर बंदा अपने दिमाग से सोचता है, क्योंकि हमारी डेवलपमेंटल डिफरेंट तरीक़ों से हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है हम चीज़ों को परसीव डिफरेंटली करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़हनी हम आहंगी से। बहन, आपने इस सवाल के जवाब में कहा, जब सोशल मीडिया पे शादियों के बारे में बात हुई, आपने कहा कि जी शादी एक बहुत खूबसूरत चीज़ बना के लोगों के सामने पेश की जाती है। सॉरी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगी। जब मेरी शादी हुई, जैसे भी हुई, जितने भी अखराजात लगे उस पर, थोड़े पैसे लगे, ज़्यादा कपड़े अच्छे नहीं थे, अच्छे थे, वो भी खूबसूरत थी। और आज देखिए हम आपके सामने बैठे हुए, जो शादी हमारी हुई और हम भी 2 दिन के बाद ऐसे गिरे थे, तो क्या ये सबके साथ होना ही है? तो फिर आगे यही तो ज़िंदगी नहीं है। अगर हम एक दिन बाहर से चमन आइसक्रीम खा के आते हैं, कोई अच्छा फ्लेवर ले लेते हैं, कोई अच्छा खाना खा लेते हैं, तो डेली रूटीन में तो वो चीज़ें नहीं होती हैं ना। तो हमें अगर एक अच्छा दिन मिला है तो वाकई मैं इस बात को कहूँगी, शादी आज भी उतनी ही खूबसूरत है। ये ना कहे कि हम बस गिर गए हैं कहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहें, एक दूसरे को हिम्मत दें, तो मेरा ख्याल है शादी आज भी, मैं कहती हूँ सोशल मीडिया से पहले भी शादियाँ खूबसूरत थी। शादियाँ खूबसूरत हैं, लेकिन ना लोग फिर खूबसूरत बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल। मिसेस नदीम, मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछने वाली हूँ कि क्या चर्च मोहब्बत की शादी और अरेंज मैरिज दोनों की इजाज़त देता है? जी बिल्कुल देता है, क्यों नहीं देता। मोहब्बत की शादी में क्यों नहीं इजाज़त है तो वो साक्रामेंट है ना, उसको हमने आज से एक मुकद्दस साक्रामेंट हमारे लिए 7 बनाए गए हैं, तो उन्हीं में से एक ये मुकद्दस हमारे लिए बनाया गया है, और उस साक्रामेंट को हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो चर्च वालों को भी फ़र्ज़ है कि हमें मोहब्बत हो या अरेंज हो, उसको करना चाहिए। और दूसरा मैं थोड़ा सा मीडिया के हवाले से करूँगी कि मीडिया का क्वेश्चन था कि मीडिया की शादियाँ कामयाब होती हैं कि नहीं होती। उसमें 80% जो है 80% वो फेक है। लोग जो है ना बातों में आ जाते हैं कि पता नहीं इसके पास क्या है, बनावट है। और रही बात, बहन ने कहा कि जो शादी है ना एक खूबसूरत दिखाई जाती है, वो खूबसूरत बनाते हैं, उनकी पॉकेट इजाज़त देती है कि वो कितना खूबसूरत अरेंज करते हैं और कितना खूबसूरत अपनी बेटी पे या बेटे पे पैसा लगाते हैं, तो वो दिखती है और होती है। वो दिखाई नहीं जाती, होती है। जितनी जिसके पास कैपेसिटी है, जितनी जिसके पास पैसा है, वो उस हिसाब से दिखाता है। लेकिन शादी को खूबसूरत बनाना जो है ना, वो मियाँ बीवी, लड़का और लड़की के बस की बात। मैं एक बात कहूँ, अच्छा, ये झोपड़ियों में जो रहते हैं ना, बहुत ही गरीब लोग होते हैं, लेकिन वो इतना एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी। सोच रहा था। और दूसरा, मेरे अपने बच्चों के लिए ये मतलब मैं एक मशवरा दूंगी उनको, बल्कि मशवरा क्या दूंगी, उनको हदायत करूंगी कि मीडिया की शादियां पे पाबंद ना हों। अगर आप लड़की और लड़के को पसंद करते हैं और बड़ा कुछ लिखा जाता है, मैसेज में दिखाया भी जाता है वीडियो कॉल पे, लेकिन आप उनकी बैकग्राउंड देखें, कोई इंक्वायरी करें, हैं भी ऐसे लोग के नहीं हैं, पैसा दिखाया कुछ जाता है और दिया कुछ जाता है, उसी में जो जाल में फंस जाती हैं लड़कियां या लड़के, दोनों ही। लड़कियां भी फंसा लेती हैं आजकल, ज़रूरी नहीं कि लड़के, लड़कियां भी। हाँ, ज़्यादा फंसा नहीं, फिल्टर की खूबसूरती की तो बात ही नहीं हो रही, स्नैपचैट की बात। हाँ, बात तो खूबसूरती की हो नहीं रही, बात तो हो रही है फ्रॉड की, धोखेबाजी जो होती है। पैसा नहीं, वो पैसे पे मरती है ना आजकल लोग, दुनिया पैसे पे चल रही है, ये ख़त्म हो गया है। मैं बिल्कुल आपकी बात पे मुत्तफिक हूँ कि सोशल मीडिया पे फेक होती हैं, वहाँ तो जो आप अपनी डीपी लगाते हैं वो असल तस्वीर नहीं होती है, वो फेक होती है। और बात ये है कि जब बंदा तस्वीर बनवाता है ना, तो वो अपना असल चेहरा भी बिगाड़ के बनवाता है।
मतलब वो अलर्ट हो जाता है। आम रूटीन में किसी की तस्वीर देखें वो बहुत फ़र्क होती है, जब तस्वीर स्पेशल बनवाई जाती है वो फ़र्क होती है। जी नदीम भाई, आप हमें बताएं, जैसे बात हुई चर्च की शादियों की कि चर्च लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की इजाज़त देता है कि नहीं देता, तो वो भी बात क्लियर है कि बाजी ने बड़ी खूबसूरती से ये बात की है कि उसमें जो है मियाँ बीवी जो है उसका आपस में प्यार होना चाहिए, वफ़ादारी होना चाहिए। तो चर्च जो है वो ऐसी शादी की हौसला अफजाई करता है, क्योंकि बाइबल में ऐसी मिसालें हैं कि शादियां पसंद की भी हैं और अरेंज भी हैं, ठीक है। इसलिए चर्च दोनों शादियों की हौसला अफजाई करता है, इसमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। तो नदीम भाई, आप मुझे बताएं, आज नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं, कैसे ये डिसीजन लें? शादी का डिसीजन एक ही दफ़ा लेना है कलाम के मुताबिक, ठीक है, यानी कैथोलिक कलीसिया में दूसरी शादी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहते हैं, किस तरह डिसीजन लें तो वो अपनी शादी में कामयाब रह सकते हैं? बहस जो है बड़ी मज़ेदार हो गई, बहुत से चटपटे जवाब भी आए, सवाल भी हुए और एक अच्छा माहौल बन गया। मैं ये कहना चाहूँगा अपने नौजवान नस्ल को कि सबसे पहले जो होता है ना कि अपने आप को इस काबिल बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अगर कोई रिश्ता आता है या कोई आपको पसंद करती है या पसंद करता है तो वो आपके उस लेवल को मैच करे जिस लेवल पे आप खड़े हैं, चाहे आपकी एजुकेशन अच्छी है, ठीक है। ये देखें कि अगला जो बंदा उसकी भी एजुकेशन उतनी है या नहीं है, ठीक है। आया वो ज़िंदगी में आपके साथ कदम मिला के चल सकती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं वो बड़े टफ़ हैं। मतलब कि एक बंदे पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक कि आपका पार्टनर आपका साथ नहीं देता। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ कि मेरी मिसेज़ थैंक गॉड बड़ी अच्छी जॉब है, बहुत साथ दिया इन्होंने। एक वक्त ऐसा था कि मैं बहुत शदीद बीमार हो गया, इतना शदीद बीमार हो गया कि मैं बिस्तर पे पड़ गया, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं। उस वक़्त अगर मेरी मिसेज़ जो है, बीवी जो है, इतनी एजुकेटेड ना होती, इतनी स्किल्ड ना होती, आज तो शायद हम भूखे मर जाते, या अपने रिश्तेदारों की तरफ देखते या अपने भाइयों की तरफ देखते तो क्या करते? एक तो मजाक उड़ाते, मदद करने की तो अलग बात है, लेकिन वो मजाक उड़ाते और नीचे गिराने की कोशिश करते। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ लड़के और लड़की दोनों को कि वो जब भी करें, उनके वालिदैन को भी, कि वो ये देखें कि आज के दौर में दोनों मियाँ बीवी कहाँ पे स्टैंड करते हैं कि अपने आप को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार कर सकें, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में बड़ी टफ़ लाइफ है। अभी तो टफ़ जो गुजरी है, लेकिन जो नए कपल होंगे उनके लिए बहुत टफ़ होगी। जिस तरह बाजी ने भी जिक्र किया था इस चीज़ों का कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, उसके साथ आपको दुनिया को भी साथ लेके चलना है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं होता, अपने लेवल को, अपनी एजुकेशन को, अपने स्टैंडर्ड को साथ देखना है कि भी किस तरह हम मैच करेंगे। ये वो फिर पहले वाली बात आ जाएगी कि हम ना तो ज़ाहिरी खूबसूरती पे जाएं, ना ज़ाहिरी दौलत पे जाएं। ये देखें कि आप अपने आप को सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, दोनों मियाँ भी सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे बच्चों का मुस्तकबिल होता है। तो अकेला ना तो शोहर कर सकता है, ना अकेली बीवी कर सकती है। इसके लिए चाहे शोहर ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, बीवी ज़्यादा कमाती है, कम कमाती है, वो दोनों ही मिल के एक हौसला बनाते हैं, तभी वो ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। जी अशकनाज भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नौजवान बेटियां बेटों को जो इस बंधन के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं या नए नए इस बंधन में आए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इसके ऊपर जो सोच विचार करता हूँ वो ये है कि आपको अपनी अर्ली एज के अंदर एज सून एज़ पॉसिबल आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाना है। बिफोर मैरिज आपको अपने फाइनेंसेस सेट करने हैं और हमें कुछ इसके लिए रोल मॉडल चुनना पड़ेगा। कुछ ऐसे कपल्स हमारे यहाँ इर्द गिर्द होते हैं जिनको हम बीइंग रोल मॉडल ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपने जो फाइनेंसेस है वो बेहतर किए, अपनी सोच को बेहतर किया, अपने जो
शादी के लिए लवाजमात है, लाइक आपने स्किल्ड एजुकेशन ली है, आपने कुछ जॉब अच्छी ले ली है, आपके पास एक बेटर घर है, वो बाद में भी आप मिलकर मियाँ बीवी बना सकते हैं। लेकिन अगर जिस सिचुएशन के अंदर आपने क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि लड़की लड़के के घर आकर रहती है, तो आपने देखना है आपके घर का माहौल किस तरीके का है, आया आपने किराए पे रहना है, घर पे रहना है, आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि फैमिली को जाकर देखना, एक दूसरे की फैमिली को परखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि लड़का लड़की को एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, उनकी आपस में बातचीत होना थोड़ी देर के लिए ज़रूरी है, जिसमें वो अपने गोल सेट कर सकें, अंडरस्टैंडिंग ले सकें। क्योंकि सम हो आपकी जो हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, लव की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि सम हो कपल सोचते हैं कि ये बातें मुझे अपने पार्टनर से करनी चाहिए, वो भी पढ़ा लिखा, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आपको कुछ बातें के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर मैरिज के। कुछ आपके गोल्स हैं, आपने 4 से 5 गोल सेट किए हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें होंगी और हम इस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारेंगे, क्योंकि आपने एक फैमिली का आगाज़ करना, पाक साक्रामेंट के अंदर आपने आगे जाना है। तो मैं आपने अभी कामयाब शादी की जो बात की है वो यही है सबसे बड़ी, कि आपने अपने घर वालों को भी इत्मीनान में लेना है, अपनी बीवी को भी मतलब उसकी फैमिली को भी अंडरस्टैंड साथ में करना है। तो जब तक आप खुदा को इस सारे कामों के अंदर आप नहीं रखते, गॉड सेंटर अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है या आपकी ज़िंदगी गॉड सेंटर नहीं है, तो आप जो है मसाइल का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले खुदा को अपने बीच लाना है, दुआ करनी है मिलके। अगर आप इंगेज हैं अपने फियांसी के साथ दुआ करें, आप अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी हैं तो अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, दुआ को अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को रखें। शादी के बाद भी जब आप हो जाते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी काविशों को अप्रिशिएट करें, लाइक जिससे कैसे कोई छोटा काम करते हैं, आपने कोई डिग्री हासिल की है, अच्छा खाना बनाया है, अच्छे कपड़े धोए हैं या किसी इवेंट पे गए हैं, कोई बातचीत की है, डू अप्रिशिएट ईच अदर। और एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की मुश्किलात को समझना बड़ा ज़रूरी है। सम हो आई डोंट नो, ख़वातीन जो होती है वो अपनी मुश्किलात जो शेयर करना पसंद करती है, स्पेशली तौर पर आई डोंट नो आप 2 मेल यहाँ बैठे हैं, मेल जो फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाए चीज़ों में, वो अपनी पार्टनर के साथ भी समहाउ शेयर नहीं करता। जब मुश्किलात के अंदर वो फाइनेंशियली जकड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद ये अगर आपका पार्टनर है और आपको इतना हौसला होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने फिनेंसिस को भी जो है मुश्किलात को शेयर कर सके, बांट सके, अगर आपने बेहतर तरीके से अपने घर को चलाना है। और फिर ये भी है कि हर चीज़ के अंदर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन कपल्स की काउंसलिंग नहीं है, जिन कपल्स के पास कोई गाइडेंस नहीं है ना, लाइक आपके कोई ना कोई ऐसे फैमिली फ्रेंड्स हों या आपके घर के बड़े हों जिनका आपके ऊपर असर और सुख भी हो, ताकि वो टाइम टू टाइम आपकी देखभाल भी कर सके, आपके बारे में जान भी सकें और आपकी जो है वो बेहतर चीज़ों में वो रहनुमाई फरमा सकें। और जब तक माफ़ी नहीं ना, सबसे बड़ी बात जो है किसी रिश्ते के अंदर जो है, वो कहते हैं अमान उम्मीद मोहब्बत सब दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत ही है। तो जो है इस जो अफजल वाली चीज़ को आप रखते हैं सामने, लेकिन फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो कपल्स के दिल में आती हैं। तो जब तक आप माफ़ी नहीं करते, एक दूसरे को माफ़ नहीं करते और दिल में उस बात को बढ़ाते, तो इससे जो रिलेशनशिप जो है वो आपके कमज़ोर होते हैं और दिन ब दिन ये जो है आपके अंदर जो है मोहब्बत वाला अंसर वो कम होता है। तो इसको कम करने का तरीकाकार यही कि आप जो है वो माफ़ करें और मोहब्बत को बढ़ाएं। मिसिस नदीम, हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम जो है वो देखा जा रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे हमारी नौजवान नस्ल को कि वो जब इस अज़दवाज के रिश्ता में आए तो कौन सी बातें जो हैं वो ज़हन में रखें? बड़ा अच्छा आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूं। आजकल की नौजवान जो नस्ल है हमारी, वो मीडिया में रहते हुए ना वो बहुत सारी चीज़ों को भूल चुकी होती है, क्योंकि वो हम टिकटॉक, यूट्यूब, फलाना ढमकाना बड़ा कुछ देखते हैं, लेकिन जो असल बात जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो मेरे बच्चे देख रहे होंगे, बेटे और बेटियाँ देख रहे होंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, जब आप अपने रिश्ते में बंधते हैं, एक अहद करते हैं, निकाह होता है, तो हमें एक बाइबल दी जाती है गिफ्ट शादी पे, लेकिन हम उस बाइबल को क्या करते हैं, सिर्फ रख देते हैं। हमारा ये काम होना चाहिए, जब कपल एक अपने बेडरूम में जाता है तो सबसे पहले दुआ करें, दोनों मिलके अहद करें कि हमने आपस में कभी शक नहीं करना। शक की बुनियाद पे इतना कुछ झगड़ा होता है कि रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, डिवोर्स तक हो जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है। नंबर 2 कि वो एक दूसरे की बात पे ट्रस्ट करें,
सुनी सुनाई बातों से झगड़ा ना करें, और बीवी तो बिल्कुल भी झगड़े में ना जाए जब तक वो ये देखे ना कि मेरा मर्द झगड़ा करने के काबिल है कि नहीं। क्योंकि झगड़ालू बीवी को तो बाइबल में भी मना किया गया कि ऐसी बीवी से बेहतर है आप अकेले रह लो। तो ये बस मेरा यही पैगाम है कि आप जब दुआ से शुरू करेंगे, आप अपने खुदा को अपने साथ रखेंगे, आपकी औलाद भी नेक पैदा होगी और आपके बच्चे आपके मातहत होंगे और वो उसी लाइन पे चलेंगे। जी मिसिस अशकनाज, आप आज क्या अपना खूबसूरत मैसेज इस मौजू के मुताबिक देना चाहेंगी? सब ने बहुत अच्छे मैसेजेस दे दिए। मैं सिर्फ इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि एक चीज़ होती है कम्युनिकेशन। तो मैरिड कपल्स में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो हमारे यंग कपल्स हैं या वो लोग जो न्यूली वेड हैं या जो शादी करने जा रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगी कि प्लीज़ स्पीक अप योर इमोशंस। अगर आप खफा हैं तो भी आप अपने पार्टनर को बताएं कि मैं खफा हूँ, इस बात से खफा हूँ। और अगर आप खुश हैं तो फिर भी आप उसे बताएं कि हाँ आपने ये किया है, आपकी ये एफ़र्ट मुझे अच्छी लगी है, तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ। अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आप खफा हैं तो अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। जब चीज़ें अंदर रहती हैं तो फिर वो जहर बनती हैं, ठीक है। जैसे खड़ा पानी जो है वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, इसी तरह एक बात जो हम कर नहीं पाते, जो हम अपने इमोशंस बाहर नहीं निकालते, वो फिर टॉक्सिसिटी बन जाते हैं, जो कि फिर बाद में इस खूबसूरत रिश्ते को ख़राब करते हैं। तो खुदारा एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बनिए और ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं, शादियों को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त जो है आज कैथलिक टीवी के नाजरीन को दिया ताकि आपकी अनमोल गुफ्तगू जो है वो सुन सकें। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये गुफ्तगू से हमारे जो नौजवान जोड़े हैं या अभी इस रिश्ते में आने वाले हैं वो ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे आपके तजर्बात से। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे आज के पार्टिसिपेंट ने अपनी खूबसूरत बातें जो हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात जो हैं आपके साथ शेयर किए हैं, तो ज़रूर अपनी जो इज़्दवाजी लाइफ है, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी जो है इसको कामयाब बनाएं। और ये सिर्फ़ इसी तरह ही बनेगी जब, जैसे कि हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा कि जब आप शादी करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप मिसमैच भी ना करें, बल्कि जैसा लड़का है वैसी लड़की ढूंढें और जैसी लड़की है वैसा लड़का ढूंढें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के साथ चल सकें। क्योंकि शाना बशाना तब ही चला जा सकता है जब वो दोनों एक ही लेवल के होंगे। जब लेवल ख़राब होगा तो ये रिश्ता आगे चलना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, हमारे माँ बाप कोई पढ़ा लिखा था, कोई अनपढ़ था, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन आज चैलेंजेस ज़्यादा हैं। इसलिए जब भी आप अपने लिए लड़की पसंद करते हैं, जब लड़की अपने लिए लड़का पसंद करती है, तो ज़रूर सोचें समझें, क्योंकि ये एक दिन का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये अहद है जो आप करने जा रहे हैं। पाक साक्रामेंट है और ये पूरी ज़िंदगी का साक्रामेंट है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो खुदा की मर्ज़ी को हमेशा इस रिश्ते में रखना है। थैंक यू वेरी मच।